हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का साइंस में भौतिक विज्ञान होता है, क्लास 10 जो आप लोगों का भौतिक विज्ञान, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आपका जो पूरा फिजिक्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हो बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, सब कुछ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, लिखा हुआ है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो आपके तीन दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण एंड अवतल दर्पण एंड समतल दर्पण। तो यहां आप लोगों को बताना कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है अनंत, सी है 25 सेंटीमीटर, डी है अनंत। ठीक है, अनंत आप लोगों को एक बार रखना है, यहां 25 सेंटीमीटर और यहां आप लोग कर दो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर कर दो। तो आप लोग समझना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मैं इसीलिए कह रहा हूं कि याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है एंड वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, वस्तु को कहां रखा जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को पता है कि नहीं। देखो आप लोगों का जो अवतल दर्पण का लास्ट वाली स्थिति है वो है। ठीक है, यानी कि आप लोगों का दर्पण का जो ध्रुव होता है और फोकस दूरी के बीच में। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव तथा जो आप लोगों की मुख्य फोकस होती है ना, उसके बीच में रखा जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बहुत ज्यादा आसान है, अगर फोकस दूरी आपका हो और वक्रता त्रिज्या पूछे तो उसकी 2 गुनी कर दो। 15 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर कर दो, 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर कर दो, 100 सेंटीमीटर है तो 200 सेंटीमीटर कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर एंड डी है 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हमारा यही होगा, तीसरा का हमारा 20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, किसका दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है, किसका दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है। दृष्टिकोण, जैसे दृष्टिकोण का मतलब है कि जैसे देखा जा सकता है जिससे ज्यादा दूर तक, समतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का या फिर हमारा उत्तल लेंस का। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ, दर्पण में हमें बताना है तो किसका होता है, तो वो हमारा है उत्तल दर्पण का। तो वो उत्तल दर्पण से हम लोग काफी दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव नंबर 4। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब लेंस बनाने के लिए हम लोग प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, डी है मिट्टी। तो जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता वो है मिट्टी। क्या है स्टूडेंट, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, क्योंकि अगर मिट्टी से लेंस बनाया जाएगा तो आर पार दिखाई नहीं देगा, तो फिर हम लोग चश्मा कैसे बनाएंगे। देखो मेन होता है इसका मतलब उपयोग किया जाता है चश्मा बनाने में और बहुत सारी चीजें बनाने में, जो मतलब आर पार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, दर्पण और लेंस दोनों है, की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए है दोनों अवतल या फिर हमारे दोनों उत्तल, या फिर दर्पण अवतल होगा लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। समझना, अगर आपका माइनस में आप लोगों का क्या है फोकस दूरी दी हुई है, तो चाहे आपका दर्पण हो चाहे लेंस हो, अवतल लेंस का मतलब माइनस होता है फोकस दूरी और दर्पण का भी माइनस होता है। ठीक है, तो वो हमारा दोनों अवतल ही होगा, चाहे आपका लेंस हो और चाहे आप लोगों का दर्पण हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7,
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो मतलब कांच जिनका अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी, 1.5 से आप 3 × 10⁸ में भाग दे देना, ठीक है, यानी कि 1.5 2 जा 3 हो जाएगा ना, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी है 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, सी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड एंड डी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, सही ऑप्शन है भाई। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, सारा क्वेश्चन ध्यान से देखना। यहां यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण बताना है, मतलब लंबवत आपतित होना है, लंबवत मतलब सीधा बिल्कुल, तो 0 डिग्री होगा, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, या सी हमारा 60 डिग्री, या डी हमारा 90 डिग्री। बताओ अगर कोई चीज लंबवत होती है ना तो उसका कोई डिग्री कोण नहीं बनता है, वो सीधा ऐसे आएगी तो भाई उसका कोण कैसे बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा, तो उसका 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप लोग समझ लो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ है निम्न में से दिए गए जो आप लोगों का माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, मतलब इन चारों में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए है हीरा में, बी है जल में, या सी है कांच में, या डी है केरोसिन में या किरोसिन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब आपको यह बताना है कि इस प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा न्यूनतम इन चारों में से किस में होती है, इन चारों में से आपको बताना है। तो आप लोग बताओ क्या दिक्कत है इसमें, बहुत ज्यादा आसान है। देखो जो हीरा होता है, हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है, तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होती है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अब आप लोग फोकस करो, क्वेश्चन नंबर 10 पर। सारा क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लेना आप लोग, इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल लिख लिख कर याद करना, क्योंकि इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को कुछ ना रह जाए। आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, 90% लाओगे अगर आप ऐसे तैयारी करोगे। मैंने आपको पहले बायोलॉजी पढ़ा दिया, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, फिर केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, फिर आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर एंड डी है अनंत पर। तो सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु पूछ रहा है ना, तो दूर बिंदु आपको पता है मतलब कोई भी चीज है जहां तक आपकी आंख देख सकती है वो दूर बिंदु होगा। तो भाई अनंत तक देख सकता है, अगर कोई मतलब कोई चीज बीच में ना पड़े तो जहां तक आप देख सकती आंख देखती चली जाएगी, अगर आपके अंदर कोई दोष नहीं है, ठीक है, आंख में कोई दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब नहीं है, तो फिर बहुत दूर तक देख सकते हो, इनफाइनाइट तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, बी है दृष्टि पटल द्वारा, सी है पछमावी द्वारा एंड डी है नीले रंग के लिए। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो हमारा किया जाता है किसके द्वारा, पछमावी द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, आप लोगों का फिजिक्स तो बिल्कुल आप लोगों का फिनिश हो जाएगा इसको देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, जो स्वस्थ आंख होता है उसका निकट बिंदु क्या होता है। स्वस्थ आंख की बात की जा रही है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर पर, बी है 50 सेंटीमीटर पर, सी है 100 सेंटीमीटर पर एंड डी है अनंत पर। तो स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है, निकट बिंदु आप याद रखना, दूर बिंदु तो अनंत होता है, लेकिन अगर निकट बिंदु पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर याद रखना। क्या याद रखना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगर निकट बिंदु पूछे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग में सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग के लिए, बी है पीले रंग के लिए एंड सी है हरे रंग के लिए एंड डी है नीले रंग के लिए। तो अगर प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम देखा जाए ना, तो देखो एक बात याद रखना, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है आप लोगों का मतलब प्रकीर्णन एक होता है तरंगदैर्घ्य और एक प्रकीर्णन मतलब फैलना। तो सबसे कम जो होगा ना वो प्रकीर्णन आप लोगों का सबसे कम होता है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, ठीक है। तरंगदैर्घ्य पूछा जाता तो सबसे अधिक लाल रंग का होता है, लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का होता है। अगर अधिक पूछा जाता तो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। तो बैगनी रंग इसमें ऑप्शन एक रख लेना, ठीक है, अपने तरफ से बैगनी रंग ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक है।
तो आप लोग लिख लेना कहीं बैगनी रंग, वैसे बुक में भी नहीं है तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा जो विचलन है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी रंग के लिए, बी है हरे रंग के लिए, सी है लाल रंग के लिए, डी है पीले रंग के लिए। तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के द्वारा जो मतलब सबसे ज्यादा मतलब विचलन होता है वो हमारा बैगनी रंग के लिए होता है। किसके लिए? बैगनी रंग के लिए, ठीक है। बैगनी रंग के लिए होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है, बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन 15, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा से अगर आप आकाश को देखो तो कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, या बी है नीला, या फिर सी है काला, या फिर डी है सफेद। तो अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखोगे तो ब्लैक दिखाई देगा, काला रंग, ठीक है। क्या? जो आकाश है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। सारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में फिजिक्स पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है, अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, ए है लाल रंग के लिए, बी है बैगनी रंग के लिए, सी है पीले रंग के लिए, एंड डी है हरे रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसमें होता है? बैगनी रंग में। किसमें? बैगनी रंग में। बैगनी रंग में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर पूछा गया है, तो एक बात याद रखना, चाहे इलेक्ट्रॉन पर पूछा जाए चाहे प्रोटॉन पर, दोनों पर बराबर ही विद्युत आवेश होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, बी है 6.25 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, एंड सी है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, एंड डी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो अगर इसका राइट आंसर पूछा जाए तो एक चाहे प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, उस पर आपका दोनों पर चार्ज दोनों में बराबर होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम इज राइट आंसर, मतलब ये राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ओम, बी है ओम प्रति मीटर, सी है ओम मीटर, एंड डी है मीटर प्रति ओम। देखो, प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों को मैंने पढ़ाया, ओम का नियम पढ़ाया, उसमें बताया था, ठीक है। V बराबर IR, ठीक है, आप लोगों को बताया था, और वहां से R की वैल्यू निकाला था, और यहां से R का मैंने एक मान बताया था कि इससे सिंबल से प्रतीक किया जाता है, जो कि ओम होता है उसका मात्रक, और सिंबल भी बताया था कुछ इस टाइप से, ठीक है। बताया था कि नहीं? याद आया? ओम का नियम जब मैंने पढ़ाया था, अभी जल्द ही पढ़ा दिया है ओम का नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लिखा हुआ 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तार पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाए, और हमारा n है और 4 है, मतलब आप लोगों का क्या हो जाएगा? जैसे आपका n चालक है, n/4, और आपका 1/r हो जाएगा। r बराबर आपका मतलब क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा, 4/n। ऑप्शन नंबर ए है 4n, बी है 4/n, सी है n/4, एंड डी है 4n²। तो बहुत आसान है, 4/n हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अश्व शक्ति बराबर है। एक अश्व शक्ति की बात की जा रही है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए है 726 वाट, बी है हमारा 736 वाट, सी है 746 वाट, डी है 756 वाट। सारे एक जैसा लग रहा है ना, ये है कंफ्यूजन। ऐसे होता है ना कंफ्यूजन की मतलब दिक्कत हो जाता है, अगर तुक्का लगाना हो तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मान लो अगर थोड़ा सा अलग देता, 800 कुछ देता था, 500 कुछ देता था, तो थोड़ा लगा सकते थे, लेकिन इसमें सारा एक जैसा, 726, 736, 746, 756 एक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति का मतलब बराबर। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 3.6 इंटू 10 की पावर 3, बी है 3.6 इंटू 10 की पावर 4, सी है 3.6 इंटू 10 की पावर 5, एंड डी है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी विद्युत बल्ब का
अनुकमांक जो है वो 220 आप लोग मतलब वाट है, और यहाँ आप लोग 220 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसे 110 वाट मतलब वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, मैं बता दूंगा बाद में। ए है 100 आपका 100 वाट, ठीक है, एंड आपका V है 75 वाट, C है आपका 50 वाट एंड D है 25 वाट। तो इसका हमारा 50 वाट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो फार्मूला बता दूंगा, तो उस पर आप लोग लगा लेना, ठीक है। वैसे आप इसके याद रखना। अगला है विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए है वाट, बी है किलोवाट, सी है किलोवाट घंटा एंड डी है हमारे पास किलोवाट। फिर यहाँ मतलब किलोवाट घंटा, यहाँ आपका प्रति किलो है घंटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किलोवाट घंटा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन। अगला विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है। विद्युत धारा याद आया कुछ जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। ऑप्शन नंबर ए है कूलाम, वी है एम्पियर, सी है ओम, डी है जूल। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। समझ में आया ना ये भी क्वेश्चन। अगला, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, कोई भी चालक है उसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा अगर उत्पन्न करना है तो उसकी युक्ति कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, वी है अमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर, या डी है मोटर। तो अगर विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो है हमारा जनित्र। क्या है, जनित्र, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो क्या है, जनित्र है, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखो अब आप लोग। गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। कोई गतिमान आवेशित कण है तो वो क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र, व चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो कोई भी अगर गतिमान आवेशित कण है तो उसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र, तो दोनों हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, वेबर किसका मात्रक है। वेबर, वेबर किसका मात्रक है। वेबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, या विद्युत क्षेत्र का। वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का। अगला, वी और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं। इनके बीच संबंध है, इनके बीच संबंध फाई बराबर आपका वी ए होता है, फाई बराबर वी ए, ठीक है। अगला देखो, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो मतलब जो वैद्युत मोटर का बात की जा रही है, वैद्युत मोटर, तो वैद्युत मोटर जो होता है ना, देखो विद्युत ऊर्जा नहीं परिवर्तित, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। देखो जब वैद्युत ऊर्जा जो होता है ना, मतलब घर में लाइट होता है, फिर विद्युत मोटर लगाया जाता है, उससे कार्य किया जाता है। कार्य करने का मतलब यांत्रिक, यांत्रिक में मतलब यांत्रिक जिससे हम लोग कार्य लेते हैं, ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा आपके पास विद्युत है, विद्युत के द्वारा आप मतलब मोटर से खेत सींचते हो, पानी पीते हो, सब कुछ बहुत कुछ किया जाता है, तो वो चीज होता है, ठीक है। वो मोटर सब में लगा होता है, पंखा है, सब कुछ है, तो वो चीज है। तो ये अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग मतलब आपका जो साइंस है इसमें, फिजिक्स में याद कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। 30 है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। इतना आप लोग कंप्लीट कर लो ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है कुछ जो मतलब लघु उत्तरीय में आता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम बताना है। तो बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं इसलिए बता दिया कि ये सारी चीजें आप जाने रहो। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन बहुत आसान है कि मतलब बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम। अपवर्तनांक पूछा गया, अगर यही तरंगदैर्घ्य कर देता तो क्या आप लोग बताते, तरंगदैर्घ्य होता तो कमेंट बॉक्स में बताओ फटाक से कि आप लोग इसको कैसे बताते। मतलब तरंगदैर्घ्य अगर इसको कर दिया जाए कि किस रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य तथा न्यूनतम होता है, तो उसको आप लोग बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ऑब्जेक्टिव में भी तो ये क्वेश्चन आया था ना, मैंने लिया था ऑब्जेक्टिव में। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला अगर आपको पता है तो फिर आप लोग ये क्वेश्चन चुटकियों में लगा सकते हो। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, कई साल पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है, देखो इसका जो हमारा फार्मूला है वो माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे वायु के सापेक्ष प्रकाश मतलब माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और अगर मैं एक शॉर्टकट में लिखूं तो आप लोग लिखना माध्यम में प्रकाश की चाल वो होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम, मतलब आपका माध्यम तो मैंने लिया, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक लिख दो। अपवर्तनांक मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ज्यादा बड़ा लिखूंगा नहीं। ठीक है, आप लोग लिख लेना। अपवर्तनांक का मतलब है जो अपवर्तनांक हमारा दिया हुआ है ये 1.5 वाला, तो यहाँ 3 × 10⁸ हमारा है और यहाँ 1.5 है, काट दो, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बताओ। तो बताओ, देखो धनात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, सीधा होगा, तथा प्रतिबिंब जो होगा ना वो आकार वस्तु के जितना होगा, मतलब वस्तु जितना बड़ा होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। अगर 5 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब भी बनेगा, 100 सेंटीमीटर का तो 100 सेंटीमीटर बनेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगला मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक बता देता हूं जिसको पढ़ना फिजिक्स के लिए उतना ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा सांस लेना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इससे मतलब आपका लॉन्ग क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं, लेकिन आप लोगों को याद करना होगा। मैं आप लोगों को एक एक करके सबको पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग जस्ट इसको देख लेना थोड़ा सा बुक में भी। देखो मानवनेत्र का सचित्र वर्णन बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है, हर साल आता है, लेकिन आपका 7 नंबर में, और 7 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एक नंबर की कीमत उनसे पूछो जो 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, और यहां तो आपको 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना, थोड़ा मेहनत करना, बोर्ड एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। ठीक है, अगला देखो, निकट व दूरदृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष, ये 2 प्रकार के दोष होते हैं, इनको बिल्कुल तैयार कर लेना। हो सकता है दोनों एक साथ पूछ ले और 7 नंबर में, एक एक तो पूछता ही है, एक जरूर आएगा लघु उत्तरीय में 4 नंबर में, लेकिन फिर भी कंप्लीट करना। ओम का नियम का सत्यापन, ओम का नियम तथा इनका सत्यापन अभी मैंने जस्ट 2 दिन पहले पढ़ाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, उसको देख लेना, याद कर लेना। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग लिख लेना ओम का नियम बाई श्रवण लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन आप विद्युत वाला चैप्टर देखो, उसमें मैंने पढ़ा रखा है। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, इसको भी पढ़ा रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ा दूंगा। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन बोर्ड एग्जाम में हर साल 7 नंबर का आता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, और हमारा एक क्वेश्चन और है, वो है विद्युत जनित्र। देखो अगर विद्युत मोटर को पढ़ोगे तो भैया विद्युत जनित्र को भी पढ़ लेना, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बस कुछ है नहीं, तो इन दोनों को पढ़ लेना। अगर जो चीज ना समझ में आए कमेंट कर देना, उसका वीडियो तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना। और फिजिक्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर आप पढ़ोगे तो फिर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नोट कर लेना, हर एक क्वेश्चन टाइम टू टाइम याद करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ। वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, जम के शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।